बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रूजन और इससे बचाओ। क्रूजन और इससे बचाओ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रूजन क्या होता है। क्रूजन ये क्या चीज़ होती है। क्रूजन लफ्ज़ क्रूड से निकला है। क्रूजन जो होता है, क्रूजन किसी मैटर का इर्द गिर्द के माहौल की वजह से क्रूड होने का नाम है। क्रूजन किसी मेटल का इर्द गिर्द के माहौल की वजह से क्रूड होने का नाम है। क्रूड का मतलब होता है कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रेत हो तो रेत हवा की वजह से ऊपर से, अगर ये रेत है तो हमारे पास रेत हो तो रेत का ऊपर की हवा से या पानी से इसकी लेयर्स का ऐसा ऊपर से उतरना, लेयर्स का क्या करना, आपस ऐसा उतरते जाना, इसको क्रूजन कहते हैं। क्रूड कहते हैं कि बारीक बारीक लेयर्स का उतरना क्रूजन कहलाता है। यानी क्रूड का मतलब है बारीक बारीक लेयर्स की सूरत में उतरना। क्रूजन किसी मेटल का इर्द गिर्द के माहौल की वजह से क्रूड होने का नाम है। तो ये है क्रूजन क्या होता है कि क्रूजन किसी भी मेटल का इर्द गिर्द के माहौल की वजह से क्या होना है, क्रूड होने का नाम क्रूजन कहलाता है। क्रूजन ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता है। इसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के मजमूए को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये क्रूजन जो होता है ये रिडॉक्स रिएक्शन है जो मेटल्स में हवा और नमी के रिएक्शन के नतीजे में होता है। तो क्रूजन क्या है, क्रूजन किसी मेटल का इर्द गिर्द के माहौल से क्रूड होने का नाम है और ये रिडॉक्स रिएक्शन है जो मेटल में हवा और नमी के रिएक्शन के नतीजे में होता है। तो ये था कि क्रूजन क्या होता है। हमने क्रूजन के बारे में पढ़ा और इसकी आम मिसाल आयरन को जंग लगना है। तो अगर सवाल आता है कि क्रूजन से क्या मुराद है तो उसका जवाब है कि क्रूजन किसी भी मेटल का इर्द गिर्द के माहौल की वजह से क्रूड होने का नाम है और ये रिडॉक्स रिएक्शन है जो मेटल्स में हवा और नमी के रिएक्शन के नतीजे में होता है। इसकी आम मिसाल आयरन को जंग लगना है। इसकी आम मिसाल क्या है, आयरन को जंग लगना है। लोहे को जंग लगना, रस्टिंग ऑफ दी आयरन, यानी क्रूजन की हम मिसाल पढ़ लेते हैं। लोहे को जंग लगना, रस्टिंग ऑफ दी आयरन, ये भी हमारे चैप्टर का हिस्सा है। इसको भी हम तफसील से पढ़ते हैं। इसको अपने बड़े गौर के साथ लिखना है। बहुत ही आसान सा ये आर्टिकल है, बड़ी ही आसानी के साथ समझ में आने वाला है। आपने इसको गौर के साथ देखना है और इसको समझना है। चले हम स्टार्ट करते हैं। क्रूजन एक आम इस्तिलाह है लेकिन आयरन के क्रूजन के अमल को जंग लगना कहते हैं। क्रूजन क्या है, एक आम इस्तिलाह है लेकिन आयरन के क्रूजन के अमल को जंग लगना कहते हैं। आयरन के क्रूजन के अमल को जंग लगना कहते हैं। तो जंग लगना कैसे, क्या मुराद है, आयरन के क्रूजन के अमल को जंग लगना कहते हैं। आयरन को जंग लगने के लिए नमी वाली हवा अहम शर्त है। आयरन को जंग लगने के लिए क्या है कि नमी वाली हवा अहम शर्त है। अब हम जंग लगने के अमल का मुतालिया केमिस्ट्री की रूह से करते हैं। अब हम जंग लगने का अमल क्या करते हैं, केमिस्ट्री की रूह से करते हैं। तो आपने इसको गौर से देखना है। ये हम स्टार्ट करते हैं। आयरन की सतह पर धब्बे और खराशें इस अमल के वकूफ़ पज़ीर होने के लिए मौका फराहम करते हैं। यानी जब आयरन को जंग लगने का अमल स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो उसमें जो चीज़ें हैं वो अहम है। वो ये है कि आयरन जो है, जो लोहा है, आयरन की शीट जो है, उसके ऊपर जो धब्बे और खराशें ये इस अमल के वकूफ़ पज़ीर होने के लिए मौका फराहम करते हैं। यानी ये स्टार्ट करते हैं जंग लगने के अमल को। खराशें और धब्बे जंग लगने के अमल को शुरू करवा देते हैं। इसे एनोडिक रीजन कहा जाता है। इसे एनोडिक रीजन या फिर एनोड भी कह सकते हैं हम। इसको एनोडिक रीजन कहा जाता है और यहाँ पर दर्ज झैल रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो ये फर्स्ट रीजन बन गया एनोडिक रीजन। यानी एनोड वाला जो रीजन है वो कौन सा होता है, जहाँ पर धब्बे और खराशी होते हैं।
वो एनोडिक रीजन होता है। आयरन की सतह पर जहाँ पर धब्बे और खराशियाँ होती हैं वो क्या होता है, एनोडिक रीजन होता है। तो एनोडिक रीजन में कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो ये है कि 2Fe, आयरन की शीट का नाम है 2Fe, इसमें से इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाते हैं, बन जाता है 2Fe पॉजिटिव 2 और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाते हैं आयरन की शीट में, आयरन से 4 इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाते हैं, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो खारिज हो जाते हैं, आयरन के एटम से इलेक्ट्रॉन का इखराज हो जाता है, तो ये वाला एनोडिक रीजन कहलाता है। आयरन की सतह पर जहाँ पर धब्बे और खराशी होती हैं वो क्या कहलाता है, एनोडिक रीजन होता है। और एनोडिक रीजन पर क्या अमल होता है कि 2Fe पॉजिटिव 2Fe यानी Fe, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं, Fe पॉजिटिव 2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन खारिज हुए हैं इसका जिक्र हम करेंगे। ये वाला है एनोडिक रीजन, यहाँ पर खराश थी, ये खराश है, तो यहाँ पर खराशें हैं, खराशों वाली जगह को हम कहते हैं एनोडिक रीजन है, ये एनोडिक साइट है, एनोडिक रीजन है। तो एनोडिक रीजन में क्या होता है, एनोडिक रीजन में फेरस का जो एटम होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देता है। फेरस क्या बनता है, Fe पॉजिटिव 2 हो जाता है, Fe2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देता है, और ये Fe पॉजिटिव 2 और 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है, ये एनोडिक रीजन का काम है। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ से शीट के अंदर मूव करते हैं, यहाँ पर शीट के अंदर क्या करते हैं, इस तरफ को ये मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मूव करते करते ये कैथोडिक रीजन पर पहुंचते हैं। कैथोडिक रीजन पर जब पहुंचते हैं तो कैथोडिक रीजन पर जो इलेक्ट्रॉन है वो, अभी हम पढ़ेंगे कि कैथोडिक रीजन कौन सा होता है। अभी हमने सिर्फ एनोडिक रीजन पढ़ा है कि जहाँ पर धब्बे और खराशियाँ होती हैं उसको एनोडिक रीजन कहते हैं। कैथोडिक रीजन भी अब हम पढ़ते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन खारिज हुआ है वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो बन जाएगा 2H2O। ये 2H2O बन जाता है, और इस तरह एक मुकम्मल रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो जंग पैदा किए बगैर ही मुकम्मल हो जाता है। तो यहाँ पर बताना ये मकसूद था कि जो आयरन का एनोडिक रीजन है वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, खारिज होती है। ये इलेक्ट्रॉन देखें खारिज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन खारिज होकर ये कैथोडिक रीजन की तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है ये पूरी शीट के ऊपर फैल जाते हैं और पूरी शीट के ऊपर घूमते रहते हैं, और पानी में जहाँ पर ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा होती है वहाँ पर ये रिएक्ट करते हैं और बन जाता है 2H2O। तो ये था एनोडिक रीजन का कमाल कि एनोडिक रीजन से इलेक्ट्रॉन शीट के अंदर खारिज हो जाते हैं और Fe पॉजिटिव 2 आयन प्रोड्यूस हो जाता है। अभी हम इसको और पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन खारिज होने की वजह से इसको नुकसान पहुंचता है, इलेक्ट्रॉन खारिज होने की वजह से शीट को क्या होता है कि नुकसान पहुंचता है। आज़ाद इलेक्ट्रॉन, अब वो जो 4 इलेक्ट्रॉन हमने देखे थे, 4 इलेक्ट्रॉन जो खारिज हुए हैं या 2 इलेक्ट्रॉन जो खारिज हुए थे एनोडिक रीजन से, वो क्या करते हैं, आज़ाद इलेक्ट्रॉन आयरन शीट में आज़ादाना हरकत करते हैं। आज़ाद इलेक्ट्रॉन आयरन शीट में क्या करते हैं, आज़ादाना हरकत करते हैं। जब वो इस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां पानी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जब वो किस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां पानी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, ये मतलब मुकाम बतौर कैथोड काम करता है। तो ये जो जगह है उसको हम कहते हैं कैथोड, यानी पानी की आयरन शीट की वो जगह जहाँ पर पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वो मुकाम कैथोडिक रीजन के तौर पर काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव आयन की मौजूदगी में ऑक्सीजन मालिक्यूल को रिड्यूस करते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन थे, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन की मौजूदगी में ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, और इस तरह ये वाला रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है। O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन थे जो खारिज हुए थे, तो ये बन जाता है 2H2O, और इस तरह ये एक रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो मुकम्मल हो जाता है, और ये रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये जंग पैदा किए बगैर ही मुकम्मल हो जाता है। तो यहाँ तक हम दोबारा फिर पढ़ लेते हैं। 2 रीजन बनते हैं, एक एनोडिक रीजन होता है, एनोडिक रीजन वो जगह होती है जहाँ पर खराशियाँ होती हैं, धब्बे होते हैं, वो एनोडिक रीजन होता है। वहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं पूरी शीट के अंदर, और जब वो इस मुकाम पर पहुँचते हैं जहाँ पानी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो ये मुकाम कैथोड के तौर पर काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव आयन की मौजूदगी में ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स को
रिड्यूस करते हैं। तो इस तरह एक मुकम्मल रिडॉक्स रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है और अभी तक जंग का अमल वाक़या नहीं हुआ, यह रिडॉक्स रिएक्शन मुकम्मल हो गया है। हाइड्रोजन आयंस कार्बोनिक एसिड पैदा करता है जो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से बनता है। यही वजह है कि तेजाबी अशिया जंग लगने के अमल को तेज कर देती हैं। मुकम्मल रिडॉक्स का अमल जंग पैदा किए बगैर पूरा हो जाता है। तो ये हमने देखा कि जो रिडॉक्स का अमल है वो जंग पैदा किए बगैर ही H2O की शक्ल में मुकम्मल हो जाता है। अभी जंग लगाई नहीं है लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो मुकम्मल हो जाता है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो मुकम्मल लिखा हुआ है, जिसमें 2Fe आयरन के 2 एटम्स हैं, 2Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव इज इक्वल टू 2Fe पॉजिटिव 2, ये 2 आयन पैदा हो गए प्लस 2H2O वाटर का मालिक्यूल्स पैदा हो जाते हैं। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो मुकम्मल हो जाता है। जंग जो है वो अभी तक पैदा नहीं हुआ। तो ये था जंग अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुआ। अब हमें देखना है कि जंग किस तरह से पैदा होगा। तो जंग जो है वो उस वक्त पैदा होगा जब ये वाले जो Fe पॉजिटिव 2 आयन ये मूव करेंगे। यहाँ से ये अलामत इसलिए लगाई गई है कि ये Fe पॉजिटिव 2 आयन ये पानी के अंदर मूव कर जाते हैं, पानी के अंदर फैल जाते हैं Fe पॉजिटिव 2 आयन, और ऊपर से हवा से ऑक्सीजन मिलती है। तो ये वाले रस्ट शक्ल में Fe2O3 डॉट XH2O जंग प्रोड्यूस हो जाता है। तो जंग उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब Fe पॉजिटिव 2 आयन मूव करते हैं, ऊपर से वाटर में ऑक्सीजन जो है वो मिलती है, जिसकी वजह से जो Fe2O3 डॉट XH2O या NH2O बन जाता है। ये वाला जंग का फार्मूला है। तो इस तरह जंग जो है वो प्रोड्यूस या रस्ट जो है जंग जो है वो पैदा हो जाता है। Fe पॉजिटिव 2 आयंस पानी में फैल जाते हैं और ऑक्सीजन के साथ मिलकर Fe2O3 डॉट NH2O यानी जंग बनाते हैं, जिसे जंग कहते हैं। यानी Fe पॉजिटिव 2 आयंस क्या करते हैं, पानी में फैल जाते हैं और जंग ऑक्सीजन के साथ मिलकर Fe2O3 डॉट NH2O बनाते हैं, जिसे जंग कहते हैं। ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। तो अब जंग जो है वो प्रोड्यूस हुआ है जब Fe पॉजिटिव 2 आयन मूव किए हैं और वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जंग पैदा कर देते हैं। 2Fe पॉजिटिव 2 प्लस हाफ O2 प्लस 2NH2O इज इक्वल टू Fe2O3 डॉट NH2O जंग है प्लस 4H पॉजिटिव आयन। तो इस तरह जंग जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ये मुकम्मल रिडॉक्स रिएक्शन है जंग लगने का। Fe2O3 डॉट NH2O जंग का फार्मूला है। इस तरह जंग जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। आयरन के जंग की तय बुरबरी होती है और मजीद जंग लगने को नहीं रोक सकती। आयरन के जंग की तय क्या होती है, बुरबरी होती है और मजीद जंग लगने को नहीं रोक सकती। इस तरह जंग लगने का अमल जारी रहता है यहाँ तक कि आयरन का सारा टुकड़ा जंग आलूद होकर गल जाता है। तो ये था जंग लगने का जो अमल है वो हमने पढ़ा है। ये आपके बुक की जो डायग्राम है उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर खराशी हैं, धब्बे हैं, तो ये क्या है, एनोडिक रीजन है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो हैं ये कैथोडिक रीजन की तरफ मूव करते हैं और हवा से ऑक्सीजन और H2O की मौजूदगी में, H पॉजिटिव आयन की मौजूदगी में ये H2H2O बनाते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो मुकम्मल हो जाता है। फिर Fe पॉजिटिव आयन ये मूव करते हैं और मूव करके ये ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो बनता है Fe2O3 डॉट NH2O बनता है और रस्ट प्रोड्यूस हो जाती है। जंग जो है वो पैदा हो जाता है। तो ये था जंग लगने का अमल। उम्मीद है कि जंग लगने का अमल जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी बचाव के तरीके भी पढ़ लेते हैं कि क्रूजन से किस तरह हमने बचना है। क्रूजन से बचाव के तरीके कौन कौन से हैं। धब्बों का खात्मा। आयरन पर मौजूद धब्बे ही जंग लगने की अहम जगह है, यानी जहाँ पर खराशी होती है वही जंग लगने की क्या होती है, अहम जगह होती है। अगर आयरन की सतह को अच्छी तरह साफ रखा जाए और इस पर धब्बों को ख़त्म किया जाए तो इसको जंग लगने से बचाया जा सकता है। नहीं, धब्बे जहाँ पर होंगे उसको क्या किया जाए, धब्बों को अच्छी तरह से साफ किया जाए तो जंग लगने के अमल से महफूज रखा जा सकता है। शीट को बचाया जा सकता है। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि रंग और ग्रीस का इस्तेमाल।
आयरन की सतह पर ग्रीस लगाने या रंग करने से इसको जंग से महफूज रखा जा सकता है। जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए ऐसे रंग तैयार किए गए हैं जो मुख्तलिफ केमिकल जिन्हें स्टेबलाइजर्स कहा जाता है का मजमुआ होते हैं। ये आयरन को तोड़ फोड़ और जंग से बचाने के अलावा दीगर मौसमी असरात से भी महफूज रखते हैं। आयरन पर ग्रीस की तय जमाकर इसे जंग आलूदगी से बचाया जा सकता है। यानी रंग जो आयरन की शीट है उसके ऊपर रंग कर दिया जाए या फिर ग्रीस जो है वो लगा दिया है तो उससे भी आयरन से जंग से महफूज रखा जा सकता है। तो इस तरह रंग और या फिर ग्रीस का इस्तेमाल करके हम जो शीट है उसको जंग से महफूज रख सकते हैं। तीसरा तरीका है अलाइंग। अलाइंग यानी भरत बनाना। अलाई किसी मेटल का दूसरी मेटल या नॉन मेटल के साथ होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अलाई क्या होता है? अलाई किसी मेटल का दूसरी मेटल या नॉन मेटल के साथ होमोजीनियस मिक्सचर होता है। दूसरी मेटल के साथ आयरन का अलाई बनाना जंग आलूदगी के खिलाफ बहुत ही कामयाब तकनीक साबित हुई है। इसकी बेहतरीन मिसाल स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील है जो आयरन, क्रोमियम और निकल का मिक्सचर होता है। तो अलाई क्या होता है? किसी एक मेटल का दूसरी नॉन मेटल या मेटल के साथ होमोजेनियस मिक्सचर अलाई कहलाता है। दूसरी मेटल के साथ आयरन का अलाई बनाना जंग आलूदगी के खिलाफ बहुत मौसर कामयाब तकनीक साबित हुई है। इसकी जो मिसाल है वो स्टेनलेस स्टील है जो आयरन, क्रोमियम और निकल का मिक्सचर होता है। तो इस तरह भरत बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा पगला कर आयरन को, निकल को, क्रोमियम को पगला कर मिक्स कर दिया जाता है तो ये स्टेनलेस स्टील तैयार हो जाता है। लोहे को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर पिघला कर दूसरी मेटल के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो अलाय बन जाते हैं। तो होता है मेटालिक कोटिंग। मेटल्स को जंग से बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका इन पर दूसरी मेटल्स की कोटिंग है। किसी दूसरी मेटल के ऊपर कोटिंग कर देना तो मेटालिक कोटिंग कहलाता है। मेटल्स को जंग से बचाने के लिए इन पर जिंक, टिन और क्रोमियम की कोटिंग की जाती है। फूड इंडस्ट्री में यह तकनीक आम इस्तेमाल की जाती है जहां खुराक को डब्बों में पैक किया जाता है। आयरन के डब्बों को ज़्यादा देर तक महफूज बनाने के लिए इन पर टिन की तय चढ़ा दी जाती है। मेटल्स की कोटिंग के लिए तबी और इलेक्ट्रोलिटिक तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी मेटल्स की कोटिंग के लिए दो तरीके हैं, तबी तरीके और इलेक्ट्रोलिटिक तरीके। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे कि तबी तरीके और इलेक्ट्रोलिटिक तरीके किस तरह से होते हैं, मेटालिक को हम किस तरह से कोटिंग करते हैं। तो ये था हमारा आज का सबक जिसमें हमने क्रूजन और इसके प्रिवेंशन के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।